डॉक्टर रजनीकांत, समाज सेवा। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की बौद्धिक संपदा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रजनीकांत जी। महोदय, हर हर महादेव। महोदय, मेरा प्रश्न आपसे आपको ध्यान में रखते हुए रहेगा कि जीआई टैग क्या होता है और यह किसी स्थान या उत्पाद के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम जीआई शब्द का प्रयोग करते हैं जी, तो जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जी, भौगोलिक उपदर्शन। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया। जी, एक कोई भूभाग ऐसा जिस भूभाग में अगर कोई उत्पाद है जी, जो वहां से जुड़ा है, जी, जिसकी एक ऐतिहासिक विरासत है, ओरिजिन है, हिस्ट्री है, उसकी ज्योग्राफी है, उसकी यूनिकनेस है, स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, विशेषताएं हैं, और वो किन कारणों से मशहूर है, वो उत्पाद आने वाले समय में बौद्धिक संपदा में शुमार होता है। जीआई जब हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो भारत का कानून है, ये पूरी दुनिया में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जी। उसमें कानून के अंतर्गत, आईपीआर के कानून के अंतर्गत में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सारी चीजें शामिल है जी। ये सारी चीजें जो हम नाम बता रहे हैं, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति है, लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन समुदाय की संपत्ति है। बनास की साड़ी जी, बनास का लंगड़ा आम, या बनास का शहनाई का वाद्य यंत्र, या तबला, या अभी हाल में बनास की तिरंगी बर्फी, लाल पेड़ा, ठंडई, पान का पत्ता, चिड़ेगांव का जो करौंदा है, या लाल भरवा मिर्च, रामनगर का भंटा, बड़ा साइज वाला जी। ये बौद्धिक संपदाएं हैं। या जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, हम काशी की बात कर रहे हैं, तो गुलाबी मीनाकारी से लेके स्टोन जाली वर्क, कसेरा समाज का मेटल का रिपोजी क्राफ्ट, ढालुआ के बर्तन, ये सारे, या हैंड ब्लॉक प्रिंट, जरी जरदोजी, वॉल हैंगिंग, ये दरी, कारपेट, जितने भी चीजें हैं, ये उस भूभाग से जुड़ी हुई है जी। तो नाम आता है बनास साड़ी, बनास ब्रोकेट एंड साड़ी, ये नाम है जी। तो शब्द जगह स्थान का नाम पहले आया, भौगोलिक क्षेत्र का नाम पहले आया, तो जितने भूभाग को कवर करता है, जैसे हम कहते हैं हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही जी, वो कालीन जो भदोही के नाम से विख्यात है, लेकिन उसकी ज्योग्राफिकल एरिया 9 जिला है जी, लेकिन नाम मशहूर है भदोही से। जैसे बोलते हैंडमेड, मिर्जापुर हैंडमेड दरी जी, उसमें बनास भी शामिल है, चंदौली भी शामिल है, दरी की बुनाई का काम गाजीपुर में भी होता रहा है, सोनभद्र में होता है, भूभाग में शामिल है। तो ये जीआई है, और जीआई भारत की पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है। जीआई किसी सरकार की स्कीम नहीं है जी। और हम आभारी हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो इस भारत की वो अपने आप में विरासत रहे हैं, जिनके समय में भारत के पार्लियामेंट के अंदर जीआई के कानून को बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया और प्रस्ताव पास हुआ। उसमें हमारे जैसे सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता की थोड़ी भूमिका रही। भारत में उसके पहले जीआई का कानून ही नहीं था। यूरोप के देश में ये बहुत पहले से रहा है, चाइना से लेकर तमाम दुनिया के देशों में पहले से है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो थी, आईपीआर तो था, लेकिन जीआई नहीं था। और यह संयोग है और ईश्वर की कृपा है ऐसी कि माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके सामने इस बात को रखने का अवसर प्राप्त हुआ
कि हम इस भारत भूमि की संपदा को कानूनी रूप से बचाएंगे कैसे, क्योंकि आक्रमण शुरू हो चुके थे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी, जब बाजार खुल गया तो दुनिया के तमाम देश थे जिन्होंने आर्थिक आक्रमण शुरू कर दिया। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और बात करेंगे कि भारत जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया कोई उड़ने वाली चिड़िया नहीं थी जी। यहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कृषि, खान पान, मसाले, कला, पेंटिंग, संगीत वाद्य यंत्र जी से लेकर के और वन संपदाएं जो इतनी प्रचुर मात्रा में रही है। जी। क्योंकि भारत, जब हम शब्द बोलते हैं ना, तो हम अखंड भारत की बात करते हैं। जो ईरान से लेकर के जिसमें तेहरान, उसके पहले पर्सिया जी शब्द प्रयोग किया गया, या इंडोनेशिया से लेकर के सारा जो जावा, सुमात्रा, सारी चीजें शामिल है। जब हम संस्कृत में श्लोक कहते हैं कि जम्मू द्वीप आर्यावर्ते भारत खंडे, जम्मू द्वीप की बात करते हैं, उसमें फिर आर्यावर्त की बात करते हैं, फिर भारत खंडे की बात करते हैं, और भारत खंड में काशी की बात करते हैं। तो भारत जो खंड है जी, वो चाहे अफगानिस्तान रहा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बर्मा, ये सारे तो इसी के भूभाग रहे ना जी। तो ये जो विरासत रही, इस विरासत को लूटने का काम 2300 वर्ष पहले जी से शुरू हुआ, और वो आक्रांता पहला यहाँ का था अलेक्जेंडर, जिसको बाद में कहा गया सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अभी दुर्भाग्य है कि भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा, और भारत में दुर्भाग्य से अकबर द ग्रेट भी कह दिया जी। जबकि अलेक्जेंडर के समय में, सिकंदर के समय में तो महान जो वो चाणक्य थे। जी, चाणक्य तो महान थे ना, जिन्होंने उस अलेक्जेंडर को भारत भूमि से परास्त किया, और परास्त करने में उन्होंने राजा रजवाड़ों का सहयोग नहीं लिया था जी। उन्होंने बनवासी, गिरवासी, कोल, भील और सामान्य जन को इकट्ठा किया, और उस समय भी जो अच्छे विचार के लोग थे जी, वो सामने आए निकल करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये जो राष्ट्र सर्वोपरि की बात आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े गर्व से कहते हैं, ये राष्ट्र सर्वोपरि की अवधारणा 2300 वर्ष पहले से आचार्य चाणक्य के समय से रही है, जिन्होंने कहा कि ना, राष्ट्र के ऊपर में किसी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अपने संस्कृत के श्लोकों में कहा है कि धर्म पे तो एक बार प्रहार हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र पे प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने उस समय राष्ट्र के स्वाभिमान के चेतना गीत लिखे, और चंद्रगुप्त को सामान्य, अत्यंत सामान्य परिवार से निकाल करके और इस भारत भूमि की बागडोर, मगध के साम्राज्य को समाप्त करके, और उन्होंने जो स्थापित किया वो भारत का स्वर्णिम काल रहा है। और हमें कभी कभी यही लगता है कि आचार्य चाणक्य के समय में, जिनको कौटिल्य भी कहा गया, वह जो परिकल्पना उस समय हुई थी, बाद में तमाम समाज सुधारक हुए, सारे लोग हुए, विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन भारत की समृद्धि का वो जो कालखंड था, हमें लग रहा है कि शायद वह कालखंड वापस फिर से लौट रहा है। चाय के बेचने वाले नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से शुरू होकर के, और काशी में आए नरेंद्र मोदी जो सांसद हुए और भारत के प्रधानमंत्री हुए, वह जो नेतृत्व में परिवर्तन आया। हम कई बार सामंजस्य करते हैं, तालमेल करते हैं, और हम तमाम मंचों पर इस बात की हम चर्चा भी करते हैं कि क्या ऐसे ही गुरु चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को निकाला? अब शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रारंभ है। हम तो बड़े बड़े ज्योतिषियों से भी हमारी चर्चा होती है, हम कहते हैं कि आप उनके दादाजी की, परदादा जी की कुंडली को आप देखिए, जिसमें निश्चित रूप से अंकित होगा कि वडनगर की जमीन पर, धरती पर पैदा हुआ कोई परिवार, कोई व्यक्ति अपने उम्र के इस पड़ाव में वडनगर से काशी की यात्रा करेगा, और काशी आने के बाद उनका नहीं, इस राष्ट्र का
भाग्योदय होगा। और वो हमें लग रहा है कि शायद आज की तारीख में हम लोग को दिख रहा है। जी। तो भेड़ को चराने वाला, बकरी को चराने वाला, तो गडेरिया परिवार से निकला हुआ व्यक्ति चंद्रगुप्त, जी। जिसको आचार्य चाणक्य ने अपनी पारखी निगाहों से देखा, उनको तराश के हीरा किया जी। और भारत की बागडोर सौंप दिया, मगध की बागडोर सौंप दिया। और वो एक पूरा एक एग्जाम्पल पूरे इतिहास में मिलता है। जी। शायद हमें लग रहा है कि वो कालखंड वापस भारत का सारे घावों को सहने के बाद वो लौट रहा है। एक तो ये है। दूसरा, उस आक्रांता का जो 2300 वर्ष पहले था, परास्त करने के बाद इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए बार बार यवन तुर्क से लेकर के सारे यहां पे आए। और जैसे वैदिक ऋचाओं को नष्ट नहीं किया जा सका, जी। आज भी वेद मंत्र हमारे अंदर में, हमारे मस्तिष्क में उसी तरह विराजमान है जैसे शिल्पकार की उंगली में वो कला विराजमान है। वो एक पत्थर के टुकड़े को लेकर के वो पहचान लेता है कि इसमें से क्या निकलेगा और एक शानदार मूर्ति तैयार करता है। और वह मूर्ति भगवान रामलला के रूप में विराजमान होती है अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद। शिल्पकार की जो उंगली है वो भूली नहीं कला को। जी। इस वर्तमान समय में भी जो सनातन संस्कृति के जो ध्वजावाहक हैं वो वेद के मंत्रों को नहीं भूले। वो वेद मंत्र जो है वही भारत के सोने की चिड़िया है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सका। आक्रांताओं ने मूर्तियों को नष्ट किया, जिन चीजों को लूट के ले जा सकते थे उसको लूट के लेके गए। जो उनके पास में कीमती चीजें भारत की थी वो उनको पूरी दुनिया में बेचा उन्होंने। और जहां पे जो चीजें नहीं वो ले जा सकते थे वहां पे उन्होंने छत विछत किया। जी। हमारी तमाम प्राचीन मूर्तियों को आप किसी भी भारत के म्यूजियम में जाइए, आपको सर कटा हुआ मिलेगा, महिलाएं स्त्रियां हैं तो उनको वक्ष कटे मिलेंगे, हाथ टूटे हुए मिलेंगे। मतलब छत विछत किया उन्होंने उस कला को, उस संस्कृति को जो शिल्पकार ने गढ़ा था। और जो वस्त्र हमारे कीमती थे, जैसे बनारस के किमखाम रहा, अवध की जामदानी रही, या ढाका की मलमल रही, वो भारत का हिस्सा था, या मूंगा सिल्क रहा है, या कांजीवरम की चीजें रही है, या केरला की चीजें रही हैं, या उड़ीसा के उत्पाद रहे हैं, ये लूट के लेके गए और वो अपने वस्त्र भी बनवाए और बेचे भी पूरी दुनिया में, या हीरे जवाहरात से लेकर के सारी चीजें। बाद के कालखंड में अब जब लोग कहते हैं साहब आक्रमण हुए, अरे आक्रमण हुए तो जो वीरों का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, वीर तो शिवाजी थे, राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, ये वीर थे ना, या लचित वीर फुरकर वीर थे, जिन्होंने आसाम की धरती से परास्त कर दिया और घुसने नहीं दिया जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो वीर थे। या हम बिरसा मुंडा भगवान की बात करें, जो पूरे आदिवासी वनवासी लोगों को एकत्रित करके घोर संघर्ष उन्होंने किया, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो आचार्य चाणक्य के समय से शुरू हुई जो यात्रा रही है, बार बार लगातार इस सोने की चिड़िया को लूटने का प्रयास और इस भारत भूमि पे घाव देने का प्रयास होता रहा है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने लूटने का दौर शुरू किया और लगभग 200 वर्षों तक व्यापार के बहाने वह भेड़िए यहां घुसते हैं। और धीरे धीरे करके जब भारत की भूमि पर अंग्रेज आए तो उनको लगा कि मैनचेस्टर बड़ा समृद्ध है कपड़े में। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब यहाँ के मलमल को उन्होंने देखा, यहाँ के सिल्क के वस्त्रों को देखा, यहाँ के कॉटन के वस्त्रों को देखा, यहाँ के बलकल के वस्त्रों को जब उन्होंने देखा, अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे। और उस जमाने में जो इंडिगो की खेती होती थी, जो प्राकृतिक रंगों के प्रयोग होते थे, अब हम चाहे अरुणाचल प्रदेश की धरती भी जब जाते हैं, यहाँ पे खामती, आपातानी, मोनपा, गालो, निशी, वांचो, सिंगफो, ढेर सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जिनके शानदार वस्त्र है। या जब हम त्रिपुरा में रीसा पछड़ा की बात करते हैं, या मेघालय में हम रिंडिया की बात करते हैं, गारो डकमांडा की बात करते हैं, जो विरासत है, या फिर
समृद्धि से भरा हुआ मणिपुर, जिसकी हजारों साल की परंपरा है, हजारों साल की संस्कृति है, तब अंग्रेजों को लगा कि यह सिर्फ व्यापार से यहां पे काम नहीं चलेगा, और उन्होंने फिर लूटपाट करना शुरू किया और नुकसान पहुंचाना शुरू किया, और विदेशी वस्त्रों को भारत में धीरे 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 मशीन के बने हुए वस्त्रों को इन्होंने उतारना शुरू किया, और इन्होंने हाथ के वस्त्रों को रिप्लेस करना शुरू किया। तो जहां ये नुकसान कर सकते थे किया, जहां पे ले जा सकते थे, मतलब हमें आश्चर्य हुआ जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे अपनी 2006-07 में यात्रा शुरू की है। अपने 33 वर्ष के समाज जीवन में हो चुका हमारा, और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम करते करते जब ये लगा कि सोने की चिड़िया बचेगी कैसे, बनारस की साड़ी के ऊपर खतरा है जी, और अंग्रेज तो लूट के चले गए, आजादी हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन पुनः बाहरी ताकतें आर्थिक आक्रमण कर रही हैं। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाइना जैसा देश सिल्क के बहाने घुसता है और भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी बना के बेचना शुरू कर देता है, भारत भेजना शुरू कर देता है। अब वहां तो मूर्ति पूजा नहीं होती है ना, अब लेकिन वो चाइनीज आकृति में, तो हम लोग तो पहचान जाते हैं देख करके चाइना वाले लक्ष्मी, क्योंकि फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उन्होंने बहुत प्रयास किया। सारे हमारी जो बौद्धिक संपदाएं थी, शिल्प है, कला है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, यहां तक कि खान पान की चीजें, नकली चीजें आनी शुरू हो गई, कई देशों से खतरा उत्पन्न होना शुरू हो गया। तब उसी समय यह कानून बना और वाजपेयी साहब के इस समय में लागू हो गया, पार्लियामेंट से पास होकर के जी। और 2004 में भारत में पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्राप्त हुआ, और वहीं से फिर से इस नए भारत में एक उदय वाजपेयी साहब के समय शुरू हुआ कि हम अपनी बौद्धिक संपदा को, अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपनी उस कला को जो शिल्पियों ने, बुनकरों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, वनवासियों ने हजारों साल से बचा के रखा है, जैसे वैदिक मंत्रों को बचा के रखा गया, वैसे उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में इन कलाओं को भी रखा गया। हमारे म्यूजिशियन, हमारे संगीत के लोग, वाद्ययंत्र बनाने वाले, आज की तारीख में भी भारत के अंदर प्राचीनतम वाद्ययंत्र बनाने के शिल्पकार अभी भी हैं, और अत्यंत प्राचीन वाद्ययंत्रों को अभी भी यहाँ पे बनाया जाता है। और अभी हम लोग जीआई के माध्यम से अब हम लोग उसका संरक्षण करने का काम शुरू किया है, क्योंकि जब प्रोटेक्शन होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन का कानून है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, बचेगा तभी तो बढ़ेगा ना। तो अभी प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत में जब कहते हैं लोकल से ग्लोबल, तो हमारे जैसे लोग कहते हैं लोकल क्या है, कैसे गारंटी देंगे ये लोकल है जी, कैसे कहेंगे कि बनास की तिरंगी बर्फी है, ये बनास की ठंडई है, या नवरा की राई से केरला की, ये कैसे गारंटी देंगे? या मथुरा का पेड़ा है, गारंटी कैसे देंगे? या धारवाड़ का पेड़ा है, कैसे गारंटी देंगे? तो गारंटी कहां से आएगी? मैसूर सिल्क की गारंटी कहां से आएगी? जीआई टैग लीगल होने की गारंटी, लीगल लोकल होने की गारंटी देता है। तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि जीआई इज लीगल लोकल, तो ये लीगल लोकल जो है, यही पूरी दुनिया में जीआई टैग के साथ जाएगा, यही ग्लोबल है, और यही जीआई की परिभाषा है। जीआई समुदाय की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, न किसी सरकार की संपत्ति है, न किसी व्यक्ति की संपत्ति है। जीआई का कानून भारत की उस बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने का काम करता है जिस पर सामान्य जन का, उत्पादन करने वाले का प्रभाव है, वो चाहे बासमती राइस हो, या मिर्जापुर का आदम चीनी चावल हो, या बस्ती का काला नमक चावल हो, जो है ये उसकी गारंटी देता है कि ये वहां के किसानों की संपदा है। उसमें चाहे बनासी लंगड़ा है, या मलियाबाद का दशहरी आम है, या रतौल का बागपत के पास का मैंगो है, या चौसा है, या गोरखपुर का गवर्जीत है, या फिर अल्फांसो मैंगो है।
या फिर बिहार का और वेस्ट बंगाल का मालदा है। तो ये सारे जो ये किसानों की, शिल्पियों की, उत्पादकों की, बनाने वाले लोगों की, महिलाओं की, जनजाति समाज की ये संपत्ति है। और उसी संपत्ति को संरक्षण करने का काम हमारे जैसे लोग वर्तमान समय में भारत के 25 राज्यों तक पहुंच चुके हैं, जिसमें काला पानी की यात्रा भी शामिल है। काशी से काला पानी तक की यात्रा हो चुकी है। अंडमान एंड निकोबार जो इस भारत की पवित्र भूमि है, भारत की वंदनीय भूमि है, वो वीरों की भूमि है, जिसे काला पानी कहा गया। अब तो वहां पे द्वीपों के नाम भी प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर रख दिए हैं जी। जो हमारे भारत के शहीद हुए हैं उनके नाम पे उन्होंने रख दिया द्वीपों के नाम, बड़े गर्व के साथ में। और अभी तो पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल करके श्री विजयपुरम हुआ जी। बड़ा गर्व का एहसास हुआ हमें। तो उस धरती से भी हमने 7 उत्पादों को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 5 उत्पाद तो अकेले निकोबार के हैं, जिसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल उनका शामिल है, उनकी एक चटाई है वो शामिल है उसमें, उनकी छोटी नाव होती है, होदी उसको बोलते हैं, और कोने वो उसमें शामिल है, उनका बड़ा नारियल उसमें शामिल है। तो उनके घर बनते, जो उनके अपने घर बनते हैं गोल घर जी। अब इसका रेप्लिका बनाते हैं, जो फॉरनर अपना आते हैं, खरीद के ले जाते हैं, नाव का रेप्लिका लेके जाते हैं। चटाई उनकी बड़ी शानदार, महिलाएं वहां पे चटाई बनाती है, एकदम स्पंज की, एकदम गद्दे की तरह होती है जो है। आप दूर से उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ट्वीड का कपड़ा, फैब्रिक कपड़ा है, कोई उलन कोट का कपड़ा है, इतना बढ़िया होता है और एकदम नेचुरल, कोई कलर का प्रयोग नहीं होता है। तो उस भूभाग को हमने स्पर्श किया। हमने अरुणाचल प्रदेश जैसे भारत के सूर्योदय वाले प्रदेश को हमने स्पर्श किया जी। 18 जीआई टैग एक ही बार अरुणाचल प्रदेश को मिले। 2 पहले के थे, आज की तारीख में 20 हो चुके हैं और 24 की प्रक्रिया चल रही है। तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सूर्योदय वाला प्रदेश है जी, हम उस स्थान को भी किए। और उसी तरह पूरे उत्तर भारत को हमने अभी हाल में इसी वर्ष मेघालय की रिंडिया टेक्सटाइल को जीआई ग्रांट हुआ। रिंडिया जो इरी सिल्क है उसके बने हुए वस्त्र, और पूरी दुनिया में अगर प्रीमियम वस्त्रों की बात होती है सिल्क में भी जी, उसमें रिंडिया का नाम शामिल है। रिंडिया मेघालय का वो पवित्र वस्त्र है जिसको पूरी दुनिया के अंदर वह लोग भी धारण करते हैं जो सामान्य सिल्क को नहीं पहुंचते हैं। उसको अहिंसक सिल्क भी कहा जाता है। उसमें रेशम का कीड़ा बाहर निकल आता है और कोकून को जब तैयार करते खौलाते हैं तो कीड़ा बाहर निकला तो मरता नहीं कीड़ा है। तो बहुत से ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, विशेषकर जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सिल्क को धारण नहीं करते, कहते हैं कि नहीं इसमें तो कोकून को तैयार करने में कीड़ा मरा हुआ है और हम इस वस्त्र को धारण नहीं करेंगे, यह अहिंसक नहीं है। लेकिन इरी सिल्क जो है, जिसको मेघालय में रिंडिया बोलते हैं, जो अरंडी के उस पे, तो वो बड़ा ही प्रीमियम है। और वहां तो उसको जो वस्त्र बनाने की परंपरा है, उसको रंगने की जो परंपरा है, आज भी पूर्ण से ऑर्गेनिक है। प्राकृतिक रंगों को ही लेकर के प्रयोग किया जाता है और वो बड़ा प्रसिद्ध है। वहां पे भी उसको जीआई मिला है। खासी टेक्सटाइल को वहां मिला, इसके पहले गारो डकमांडा को, लर्नई पॉटरी को भी जीआई वहां से मिल चुका है। और उनके ब्रेवरेज है चुबकची, जैसे अरुणाचल प्रदेश में उनका ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, उसको मारुआ बोलते हैं। फिर आदिय पांग है, उसी तरह चुबकची को भी वहां पे। तो इन 3 उत्पादों को भी हमें गौरव मिला कराने का जीआई। या नेचुरल स्टोन में चुनार का बलुआ पत्थर, जिसकी लाट जो अशोक की लाट है जी, जो सारनाथ की म्यूजियम में रखी है, जो भारत का जो चिन्ह है वो चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। तो हमने उस पूरे पत्थर को जीआई करवा दिया, चुनार बलुआ पत्थर को करा दिया। जिससे बनास के घाट हैं, जो प्राचीन जितने मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य भवन उससे बना हुआ है। और सारनाथ से जब आप जाएंगे तो म्यूजियम के अंदर में तमाम चीजें, वह पत्थर भी, वो तो हजारों साल पुराना पत्थर है जी। और आज भी उस पत्थर का प्रयोग, उसकी विशेषता यह है कि पानी के अंदर भी सैकड़ों वर्ष रहने के बाद भी खराब नहीं होता है। दूसरे, जितनी हवा चलेगी जी, वो पत्थर में उतनी चमक आती है। वो सैंडस्टोन जो, लेकिन वो चुनार का विशेष करके। तो अभी सारनाथ में
गांधार शैली में भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की, गांधार शैली की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सारनाथ में विराजमान है, बिना किसी पीछे बामियान में तो तालिबानियों ने उड़ा दिया था गर्दन से जी, और पीछे पहाड़ को काट के बनाया गया था। यहाँ तो पीछे सपोर्ट भी नहीं है, और यही चुनार और मिर्जापुर के शिल्पियों ने तैयार किया है। वो अपने आप में एक लिविंग एग्जाम्पल है। लोग ताजमहल की बात करते हैं जी, हम कहते हैं कि आकर के गांधार शैली की भगवान बुद्ध की उस प्रतिमा को देखो कि मात्र कुछ वर्ष पहले चुनार मिर्जापुर के शिल्पियों ने चुनार का बलुआ पत्थर लेकर के और कैसे तराश करके उस मूर्ति को खड़ा कर दिया। वहां पे कोई सपोर्ट पीछे किसी तरह के नहीं है, उसमें किसी तरह के लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, और पूरी 80 फीट की मूर्ति उस शैली की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी है। ये ह्यूमन स्किल है, ये कौशल है, ये कारीगरी है, यही जीआई है। जब हम जीआई कहते हैं तो यही कारीगरी, यही कौशलता, यही ह्यूमन स्किल, यही सोच जो मस्तिष्क के अंदर में है वो निकल करके मूर्त रूप जब ले लेती है और उस भूभाग से मूर्त रूप ले लेती है, वही जगर्फिकल इंडिकेशन हो जाती है। महोदय, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि जिस तरीके से आप भारत की बौद्धिक संपदा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि काशी के कौन कौन से उत्पाद जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं? काशी, जिसे कालांतर में बनारस भी कहा गया जी, और वर्तमान समय में वाराणसी कहा जाता है, ये सर्वविदित है कि वाराणसी के बीच का जो भूभाग बना उसे वाराणसी कहा गया, लेकिन काशी उससे बड़ा क्षेत्र रहा है। जब हम काशी क्षेत्र कहते हैं जी, और ब्रिटिश पीरियड में तो जब उत्तर प्रदेश शब्द नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, तो वो यूनाइटेड का ये भाग रहा है। और काशी तो हजारों साल पुरानी नगरी है जी, और कहा गया कि भगवान शिव के त्रिशूल पे विराजमान है और सर्वधार रहने वाली है, शाश्वत है, सत्य है जी। और ये शहर तो बड़ा विलक्षण शहर है। काशी में जो शिव का समाजवाद है, जहां भूत पिचास बेताल डाकनी हाकनी से लेकर के जहां सर्प जो है वृषभ के साथ में, मोर भी चल रहा है, तो भगवान गणेश के मूषक भी साथ में है। ये सभी एक साथ विराजमान है काशी में जी। और जहां पे कहा गया कि यत्र सर्वत्र मंगलम, दूसरी तरफ कहा गया काश्याम मरणाम मुक्ति। तीसरा कहा गया काशी के लिए काश्यते प्रकाशते इति काशी। अब जहां के लिए इतने ढेर सारी चीजें कही गई हो जी, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है। अब स्वयं का प्रकाश क्या है? वह जो स्वयं का प्रकाश है वो महादेव का, बाबा विश्वनाथ का, वो शिव का, आदि शिव का प्रकाश है जी। और वही प्रकाशवान है क्योंकि उन्होंने इसको जीवित शहर को बसाया। काशी को कहा गया ना कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का प्राचीनतम जीवित शहर। आज भी घाट के किनारे लाल गमछा लपेटे बिलियनियर और बेगर कौन है मालूम नहीं होगा, है कौन उसमें, और दोनों उसी बस्ती में रहेंगे। तो ये तो बड़ा विलक्षण शहर है, अद्भुत शहर है। दूसरा, भगवान शिव का जब बसाया हुआ तो ये मूल है जी। और धीरे धीरे लोग आते गए, यहां बसते गए। जो लोग काशी को आध्यात्मिक नगरी कहते हैं या धार्मिक नगरी कहते हैं या सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, उनके भी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि काशी प्राचीनतम समय से व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र रहा है जी। और हमें पुनः कहते हुए गौरव हो रहा है कि महान आचार्य चाणक्य भी काशी की धरती पे आए जी। और
मार्ग यही रहा उनके जाने का, मगध से तक्षशिला और अलग अलग यात्राओं में, क्योंकि उनके उसमें दृष्टांत में तमाम बार काशी का वर्णन आता है। और उनके पिताजी के भी दृष्टांतों में काशी का वर्णन आता है जी। तो ये जो आचार्य चाणक्य के जो पिताजी जी, जो उनके गुरु भी वही, आयुर्वेद का तो बहुत बड़ा केंद्र रहा है काशी। हमने कहा ना जो भगवान शहर का शहर है ये, तो वही कहना कि ये कहना कि ये धार्मिक शहर है या सिर्फ संस्कृति का केंद्र है, ये व्यवसाय का केंद्र है। और उसी व्यवसाय में शिल्प है, कला है, संगीत है, नृत्य है, खान पान है जी। और आयुर्वेद है। वो सारी विधाएं उसी व्यावसायिक उसमें शामिल है। आयुर्वेद भी कोई चैरिटी की चीज थोड़े है। आयुर्वेद भी चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे संगीत जी, तो संगीत की जो साधना है, मतलब सैकड़ों साल से वो व्यवसाय के साथ में जुड़ गया। और उस समय भी जब राजे रजवाड़े थे, और संगीत का तो उन लोगों को जानकारी जो बड़े बड़े संगीतज्ञ है कि नहीं है, लेकिन काशी में वैदिक ऋषाओं को संगीत का स्वर देने का काम भगवान शंकर ने स्वयं किया है मृदंग के साथ में। और इस तरह के उल्लेख मिलते हैं, दृष्टांत मिलते हैं कि रावण जब उनको खोजते हुए लंका ले जाना था तो बताया किसी ने कि काशी में है, तो यहां तक जब पहुंचा है। और अब इस तरह के दृष्टांत आते हैं जो लिखे गए हैं। जी जी। तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव मृदंग का वादन कर रहे हैं और इस श्लोक को, क्योंकि जो वैदिक ऋचाएं होती है वो बड़ी कठिन है जी। मतलब एक तो पहले बिना गुरु के उसका ज्ञान कुछ एक लाइन में होने वाला है नहीं। आप प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते हैं जी। आप वेद को हाथ में ले लीजिए और प्रोनाउंसिएशन भी आप कर ही नहीं सकते हैं। और जो गुरु लोग हैं जी, वो इसीलिए बैठ करके उसको याद कराते हैं, इसलिए वेद को श्रुति कहा गया कि सुन करके ही आपको याद होना है। और ये प्राचीन गुरुकुल की परंपरा रही है। तो यहाँ पे जब भगवान शिव से जब ऋषि महर्षियों ने कहा कि इतना कृष्ण आप इसको कन्वर्ट करिए, हम लोग को तो इसको उपासना में ही लेना है जी, तो उन्होंने उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू किया। तो जब आ गया रावण तो उन्होंने कहा कि ठीक हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, ये करो, इस काम को कर दो। तो उसको आनंद आ गया, बोला अरे इतना बड़ा काम हमको दिया जा रहा है। तो अब वो उस काम में लग गया, भगवान तो यहां से निकल गया अपने काम से। यहां तक कहा गया कि पूरी वैदिक ऋचाएं जी, कन्वर्ट की गई स्वर में, स्वर दिया गया। और उसके लिए इसको कहा गया साहब महान प्रकांड पंडित रावण विद्वान। अब सोचिए काशी से भगवान शिव का संबंध है, काशी से रावण का भी संबंध है जी, और भगवान राम का भी संबंध है। तमाम उनके परिवार के, तमाम उनके वंश के चक्रवर्ती सम्राटों का यहां से संबंध है। और उसी संबंध में राजा हरिश्चंद्र भी है चक्रवर्ती सम्राट। तो काशी को कहा गया कि वो धरती है जहां सत्य बिक गया जी। ये पूरी पृथ्वी पर एकमात्र जगह है, वो चाहे भगवान ने परीक्षा के रूप में लिया हो या जिस रूप में लिया हो, लेकिन कहा गया ना सत्य बिका यहाँ पे। और सत्य बिका और खरीदा किसने? डोम राजा ने, डोम राजा, चक्रवर्ती सम्राट को। ये भगवान शिव का, हमने कहा ना, वो उनका अपना अपनी व्यवस्था है जहां उनके लिए सभी बराबर है। वो राजा की परंपरा है वहां पे, डोम के भी राजा होने की परंपरा जहां पे जिस शहर में है, उस शहर में इन शिल्प को, कला को संरक्षित करने का काम, रखने का काम, आगे बढ़ाने का काम जब शुरू हुआ जी, और एक समय तक एक ऊंचाई तक पहुंचा। लेकिन हमने कहा ना कि जब दौर शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, ओपन इकोनॉमी का, तो इस पर आर्थिक आक्रमण विदेशियों ने करना शुरू कर दिया जी। ब्रिटिशर्स काफी नुकसान करके गए, बाद में ये आर्थिक आक्रमण हुए। तो हमारे जैसे लोग जो कि
वर्ष 1991 के आसपास में समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए थे और 93 समाप्त होते थे पोड़ू से चले आए महामना को प्रणाम करके। 5 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ शोध के उपरांत भी काम करने का अवसर मिला। शोध तो हमने वहां से किया ही। 8 वर्ष कुल हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे जी। डॉक्टरेट में गंगा वाटर पोल्यूशन पे हमने वहां पे किया, फिर बाद में 5 वर्ष और रहे, उसके बाद फिर चले आए क्षेत्र में। तो ये लगा कि बनारसी साड़ी बचेगी कैसे, और उस समय तक जीआई का कानून बन चुका था। तो यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग में दिल्ली में हमारी मुलाकात उनके प्रतिनिधियों से हुई थी और उन्होंने कहा कि जोग्राफिकल इंडिकेशन एक कानून है जिसके तहत संरक्षण मिल सकता है। तो फिर हमने वो प्रयास करना शुरू किया। कानून चूंकि बन ही चुका था वाजपेयी साहब के समय में जी, लागू भी हो गया था। दार्जिलिंग चाय को जीआई मिल भी चुका था, कुछ और भी उत्पादों को मिल गया था। जीवन के किसी भी समय में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है वो कभी न कभी काम आएगा, और ज्ञान तो किसी भी परिस्थिति में काम आएगा, विषम परिस्थिति में भी क्या काम आएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो रिसर्च का पूरा काम था, शोध का काम था, और जो हमारा 8 वर्ष का वहां का अपना कार्य क्षेत्र रहा, शोध से लेकर के उसको उपरांत तक, जब हम छोड़ के उसको आए समाज सेवा के क्षेत्र में जी, तो हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी पूछते थे कि क्या कर रहे हैं। सरयू नदी के तट पर गोरखपुर जनपद में बड़हलगंज जी का स्थान है। हमारे पिताजी वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य रहे, प्रिंसिपल रहे, उसके संस्थापक रहे कॉलेज के। 37 साल की सर्विस में लगभग 27 वर्ष प्रिंसिपल रहे। मूलतः तो हम रहने वाले गंगा जी के किनारे के चुनार के पास के हैं। काशी क्षेत्र में इधर अदलपुरा है, माँ शीतला का मंदिर, और ठीक गंगा जी के उस पार हमारा अपना गांव है माफी जलालपुर, जो आके हम जलालपुर माफी के हम रहने वाले हैं। एकदम गंगा जी से ही खेत हमारा शुरू होगा और गांव तक चला गया है। शुरू से परिवार में संपन्नता रही है। हमारे बाबा भी बहुत संपन्न किसानों में रहे, श्रेष्ठ किसानों में रहे हैं जी। पिताजी ने अपना कर्म क्षेत्र बड़हलगंज को बनाया, जो सरयू पार की पवित्र भूमि है, और वहां से हमने स्नातक किया। फिर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में चले गए मास्टर डिग्री लेने के लिए। सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हमने वहां मास्टर डिग्री लिया। हाईएस्ट रैंक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए। डॉक्टरेट यहाँ से 3 साल के अंदर में जो मिनिमम पीरियड होता है उसी में हमने कंप्लीट किया। 5 साल काम किए। तो लोगों को लगता था कि वापस फिर हम बड़हलगंज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जाकर वहां पे टीचर होंगे, फिर पिताजी के बाद फिर हम शायद वहीं प्रिंसिपल होंगे। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन के बाद वहां से जा रहे थे तो पिताजी ने कहा था कि इस कॉलेज में जहां पर हम हैं जी, हमारी 6 संतानों में कोई यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा। और उस समय तक भी उन्होंने 1 इंच जमीन वहां नहीं लिया था। उनका शुरू से था कि हम रिटायर होने के बाद काशी में ही रहेंगे आकर के जी, तो वहां से गांव करीब रहेगा। अगर कोई संतान वहां रहेगी, सर्विस करती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, उसके साथ रहेंगे, नहीं तो दोस्तों के साथ रहेंगे ना, तो गंगा जी किनारे का कमरा लेकर के वहीं पे अपना, क्योंकि वो भी मूल रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े रहे। उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी से किया था जी, और वो भी अपने विधा में मेधावी रहे। तो स्पष्टता थी, लोगों को लगता था कि हम फिर से बड़हलगंज चले जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, लेकिन हम तो समाज सेवा के क्षेत्र में चले आए। और जो ननिहाल हमारा रहा वो अदलहाट के पास में एक गांव है शेरवा। हम जो भूरेश्रवा का उल्लेख कर रहे थे, वो भूरेश्रवा का क्षेत्र रहा है। महाभारत कालखंड में भूरेश्रवा राजा का उल्लेख है, और जो शब्द है भूरेश्रवा, या अदलहाट से जब आप चकिया की तरफ चलेंगे तो भूली है, और 8 किलोमीटर आगे चल करके शेरवा है। तो भूली शेरवा के बीच का जो पूरा इलाका विंध्य पर्वतमाला का, उसी के किनारे बसा हुआ गांव है, शेरवा गांव है। और वो ननिहाल हमारा रहा। तो बचपन में ननिहाल में
वहां भी बड़ी संपन्नता रही। और हमारे नाना जी, उनका राजनीतिक परिवेश रहा, उन्हीं के नाम पे शर्मा रोड है अभी भी, दलहाट से लेकर चकिया तक। और नाना हमारे मामा जी भी अच्छे राजनेताओं में से, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा वो साहित्यकार, बहुत चिंतन उनका साहित्य के प्रति। जी। तो ननिहाल में सबका बड़ा स्नेह रहता है, तो हमारा भी बचपन में बहुत स्नेह रहा ननिहाल के से जो है, और वह उसका प्रभाव भी रहा कि जो साहित्य के प्रति जो हमारी रुचि रही है वह ननिहाल से रही है। संगीत के प्रति भी जो हमारी रुचि रही है, ननिहाल में संगीत का भी वातावरण रहा है। और वो चावल का बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। आदमचीनी चावल का एक तरह से ओरिजिन है वहां से जी, जिसको बाद में हमने जीआई भी कराया। तो ये उसमें लोग कहते थे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हम कहते थे भाई हमको कुछ करने दो, हम अपने हिसाब से। क्योंकि पिताजी का बड़ा स्पष्ट था कि तुमको जो भी जीवन में करना है वो समाज का, राष्ट्र का, उससे भला होना चाहिए और नाम रोशन होना चाहिए। बाकी तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है। तो हमने इसी तरह को चुना। जब हमने देखा कि बनारसी साड़ी के ऊपर संकट हो रहा है जी, धीरे धीरे पावलूम खड़े होने शुरू हो गए, हाथ के करघे बंद होने शुरू हो गए, तो खटर पटर की जगह मशीनों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, बुनकर हाशिए पाने शुरू हो गए, और बनारसी साड़ी, बनारस का ब्रोकेट, बनारस का वस्त्र जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने लगा, तब चिंता हुई कि बचेगा कैसे। और उस समय फिर हमने 2007 में तो विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय का जो रिसर्च का ज्ञान था, शोध का ज्ञान था, वो जीआई के दस्तावेज को तैयार करने में काम आया। जीआई की रजिस्ट्री चेन्नई में है, वहां हमने पिटीशन फाइल किया जी, दस्तावेज तैयार करके। आज भी भारत के कुछ श्रेष्ठ दस्तावेज वहां जो जमा, उसमें बनारस ब्रोकेट और साड़ी का भी दस्तावेज शामिल है। और 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बनारस ब्रोकेट साड़ी को जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ, और पूर्वांचल का पहला उत्पाद वह बना जो कि जीआई में शुमार हुआ। और वो भारत का नहीं बल्कि दुनिया के श्रेष्ठ वस्त्रों में बनारस ब्रोकेट और साड़ी शामिल है। सिर्फ बनारसी साड़ी नहीं, ब्रोकेट एंड साड़ी, जिसमें ग्यासर, ज्ञानटा, थंका, पेमाचंदी, बादल चंदी, दोरजे, किमखाब, ये सारी वो वस्त्र हैं जो दुनिया के बौद्धिस्ट देशों में बड़े गर्व के साथ काशी से खरीदे जाते हैं। क्योंकि बौद्ध मंदिरों में, बौद्ध मठों में फूल को चढ़ाने की परंपरा नहीं, वस्त्रों को चढ़ाने की परंपरा है। और ये जो वस्त्र हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं जी, जब हम बोलते हैं दोरजे, वो पवित्र वस्त्र उनका, ग्यासर पवित्र वस्त्र उनका, वो भगवान बुद्ध के ऊपर में सुशोभित किया जाता है, उससे सजावट की जाती है, उसी के मोटिव को दीवारों पे, उनके ड्रैगन के पैटर्न को। और चाइना जैसा देश भी असली वस्त्रों को, उन वस्त्रों को काशी से ही लेता है, हाथ के बने वस्त्रों को जी। उसके अलावा साड़ी की तो असंख्य डिजाइन है, असंख्य मोटिव, जिसमें कि जामदानी, जामावार, कटवर्क से लेकर तंचुई तक, बूटी और आड़ा, मतलब भरा हुआ, वो तो खजाना उसका है। और हर बुनकर लगभग मास्टर भी बुनकर है, यहाँ का हर बुनकर ज्ञानी है। बुनकरों को एक्सपोर्टर बनते हमने देखा है जी, वो भी था। 2-3 में मिली हमको, साड़ी में मिली, कालीन में मिली, मिर्जापुर की दरी में मिली। जो लोग खुद से बिनते थे वो निर्यातक भी बने। तो बनारस साड़ी से शुरू हुआ, और बाद में फिर हमने यहाँ की गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, जिसको शायद ही कोई ऐसा होगा जो बचपन में खेल के बड़ा न हुआ हो जी, या काशी से गुजरने वाली कोई ट्रेन उसमें ऐसी नहीं होती थी, जबकि यात्री यहाँ जब ट्रेन रुकती थी तो लकड़ी के खिलौने लोग खरीद के लेके घरों में अपने। आज भी बहुत से लोग, बहुत उम्र दराज लोग मिलते हैं और कहते हैं कि उस समय हम लोग, हमारे दादाजी जब काशी की यात्रा पर गए थे तो लकड़ी का खिलौना लेके आए थे। आज भी हमारे परिवार में है, क्योंकि यहाँ पे जो लैकर करके जो खिलौना तैयार करते हैं उसकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। काशी के नचाने वाले लट्टू तो पूरी दुनिया में गए यहाँ से जो है, या सिंदूरदानी यहाँ से जो सिन्होरा है शादी के समय का, तो जिसका उल्लेख तमाम ग्रंथों में भी है। मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर के और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी उसका उल्लेख है।
महाकाव्य में भी उल्लेख है जी। तो अब फिर बाद में यहाँ पे जो साफ्टी स्टोन जाली, हाथी के अंदर हाथी बनाते जाली का काम है। कसेरा लोगों का परंपरागत काम जी। गंगा जली लोटा, तांबा के बर्तन, पंचपात्र, मुखौटे भगवान के सोने के चांदी के जी। और उस समय भी यहां से हमको कुछ शिल्पी ऐसे मिले। इराक की सबसे बड़ी मस्जिद में कुरान की आयतों को काशी में चांदी के पत्र के ऊपर में एम्बोस करके उभार करके पूरा लिखा गया। हमने अपने जीआई के दस्तावेज में उसका उल्लेख किया है। अब आप कल्पना करिए कि और इसी समय के शिल्पी, अभी भी वो शिल्पी हैं यहाँ पे जी। उनकी पीढ़ी के लोग भी आज भी हैं यहाँ पे। तो ये मालवीय जी ने जो कहा ना सर्व विद्या की राजधानी, तो काशी जो है वो सर्व विद्या की राजधानी रही जी। और फिर हैंड ब्लॉक का काम, अब तमाम जगहों पे हैंड ब्लॉक प्रिंट होते हैं, मोटे मोटे प्रिंट होते हैं, बड़े बड़े प्रिंट होते हैं, यहाँ तो रेशम के ऊपर में और यहाँ से बन करके हैंड ब्लॉक प्रिंट के स्कार्फ है, स्टोल है, दुपट्टे हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, आज भी जाते हैं। अभी इसी बार की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अंगवस्त्र भेंट हुआ वो बनारस के हैंड ब्लॉक प्रिंट का बना हुआ था, जिस पर रासलीला के दृश्य को हैंड ब्लॉक से प्रिंट किया गया था। 6 रंगों का प्रयोग किया गया था। अब एक ही प्रोडक्ट में 6 रंग का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। 6 से 8 इंच के बड़े बड़े ब्लॉक वो प्रयोग हुआ यहाँ पे। अभी 11 तारीख की यात्रा में जो जीआई के बड़े कार्यक्रम आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से 21 लोगों को जीआई का सर्टिफिकेट, 3 लोगों को सिंबॉलिक लिए, बाकी 21 लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे आज की तारीख में फिर बाद में खान पान में तिरंगी बर्फी, लाल पेड़ा, ठंडाई से लेके बनारस के पान का पत्ता और 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शहनाई और तबला, वो भी शुमार हुआ। 2 हार्टिकल्चर के तो 4 उत्पाद हो गए, लंगड़ा आम हो गया, लाल भरवा मिर्च हो गया जी, करौदा हो गया और रामनगर का भंटा हो गया। अभी कुछ चीज और भी श्रृंखला में। तो कुल धीरे धीरे 32 उत्पाद यहाँ पे जी जीआई हुए, जिसमें लगभग 20 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और 25,500 करोड़ का सालाना कारोबार होता है दुनिया के किसी भी भूभाग। अब इसी से काशी का हब, जीआई का हब हो गया। ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया के जीआई का केंद्र हो गया। दुनिया के किसी भी भूभाग में इतने तरह के उत्पाद एक ही जगह पे जीआई नहीं हुए और जिसमें इतने बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए जी। तो ये काशी के जीआई के उत्पादों के, लेकिन काशी के इस मॉडल को हमने भारत के अलग अलग राज्यों में जी हमने प्रयोग किया और सफलता मिली। हमें एकदम अच्छी तरह से याद है कि 2019 में जब महामहिम राष्ट्रपति ने हमें पद्मश्री से सम्मानित किया और वो निश्चित तौर पे ये सरकार का प्रयास है और प्रधानमंत्री जी के कहने की प्रेरणा है। वो ऐसे लोगों को खोज खोज करके देते रहते, तो शायद हमारे जैसे भी लोग एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने खोज करके अपनी सूची में शामिल किया हमें। नहीं, आप मुझे लगता है उनकी नहीं तो पहचान है वो गलत नहीं। हाँ नहीं, वो हमने कहा कि वो तो खोज खोज करके और हमें क्या पूरे भारत को क्या पूरी दुनिया को आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति भवन में तो ऐसे भी लोग पद्म सम्मान लेने जाते हैं जो नंगे पैर जाते हैं। कोई 40 साल से जंगल में है, कोई 50 साल से जंगल में है, कोई पहाड़ों पे है जी, और वह तो शब्द भी नहीं सुने हैं। हमारे जैसे लोगों ने भी क्या था, कभी उसके लिए यह प्रयास ही नहीं किया था। और वो प्रयास इसलिए नहीं किया था कि हम लोग सोच के पड़े थे कि भाई वो हम लोग के लिए तो वहां पे दूर दूर तक कोई पूछ लेने वाला नहीं है, इसलिए कभी सोचा भी नहीं किया था। लेकिन राष्ट्रपति भवन में हमें याद है कोई जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने मिलने पर उन्होंने कहा कि काशी से निकल के भारत के दूसरे राज्यों को भी सहयोग करिए। और हमें कहते हुए गर्व है कि अभी इस बार अभी जब 11 अप्रैल को जब यहाँ पे कार्यक्रम में आया और जहाँ पे उन्होंने जीआई का प्रमाण पत्र दिया, तो उसके पहले उनसे हमको मिलने का अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी उपस्थित थे और हमने कहा उनसे जी कि काशी से शुरू की जीआई की यात्रा अंडमान और निकोबार, अरुणाचल, लद्दाख तक पहुंच चुकी है। भारत के 24 राज्यों के साथ में जुड़ गए हैं और
उत्तर प्रदेश भारत में 77 जीआई के साथ पहले स्थान पे है और काशी में 32 उत्पाद है। और पुनः उनका वही संकेत था कि इसको और आगे बढ़ाते रहिए। तो ये जो उनके प्रेरणा के शब्द होते हैं जी, वैसे ही उनसे मिलना अपने आप में एक ऊर्जा देता है। और हमें कहने में गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार सिर्फ मुलाकात नहीं है, संवाद भी है और हमेशा वो प्रेरणादायी होता है। और शायद हमें लगता है कि वह हमें वो मार्ग प्रशस्त करता है कि हम और राज्यों तक हम पहुंच पा रहे हैं। जी, और धीरे 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 और हमें लग रहा है कि शायद इसी 2024-25 के वित्तीय वर्ष में शायद संपूर्ण भारत जो 2-4 राज्य बचे हुए हैं या यूनियन टेरिटरी 2-4 बची हुई है, शायद हो सकता है कि वहां पे भी कवर हो जाए। जी, लेकिन अच्छा ये लगता है जब एक तो बाहर अब काशी के जीआई मॉडल की चर्चा होती है। अभी एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में, भारत मंडपम में, वहां पे काशी का जीआई मॉडल, इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जी, तमाम मीडिया के लोग, चैनल के लोग अब इस पर डिबेट कर रहे हैं कि बौद्धिक संपदा को बचाने और बढ़ाने का ये जो मॉडल है काशी का, जी, ये कितना प्रेरित कर रहा है। और हम आपको 2-3 उदाहरण खाली देते हैं कि अकेले उत्तराखंड में 27 जीआई हैं, जी, जिसमें 25 को हमने फैसिलिटेट किया। अब देवभूमि में 25 जीआई, छोटा सा राज्य, 13 जिले, लेकिन 25 जीआई, 2 स्ट्रोक में 25। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने अपने हाथ से जीआई प्रमाण पत्र वितरित किया। ये प्रेरणा वहां के लोगों को दे रहा है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि शायद 1 वर्ष में वहां पे 20-25 और हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश 20 जीआई हो चुका, 24-25 प्रक्रिया में है। जी, त्रिपुरा में सिर्फ 1 था, हमने 3 कराया और आज की तारीख में त्रिपुरा में लगभग 24 और प्रक्रिया में शामिल हो गए, एक ही बार में होगा। तो ये जो तमाम जम्मू कश्मीर में वहां के महामहिम राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 वर्ष हमसे सीनियर रहे और विद्यार्थी समय में वो हम लोग के नेता वहां रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आप जीआई में प्रयास करिए। जम्मू के भूभाग से जी, कोई भी स्वतंत्र जीआई नहीं था। हमने एक ही बार जम्मू से 7 जीआई फाइल किया, 7 ग्रांट हुआ, जिसमें बसोहली का पश्मीना, बसोहली की पेंटिंग, चिकरी रजौरी की वुड कार्विंग भी जो है वो शामिल है उसमें। लद्दाख से पहला हैंडीक्राफ्ट जीआई कराने का गौरव हमें हासिल हुआ, जिसको वहां पे सिंकोज बोलते हैं, वुड कार्विंग। जी, वुड कार्विंग का एक्सीलेंट एग्जाम्पल लद्दाख में है, वो वहां पे उसका गौरव हासिल हुआ। कश्मीर में एक ही बार में 9 जीआई हमने, या अनंतनाग से मुस्बुज्जी राइस, जो पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कश्मीर का, जी, उसको हमने जीआई फैसिलिटेट किया, वो ग्रांट हुआ। अनंतनाग से मुस्बुज्जी राइस एग्रीकल्चर का फर्स्ट प्रोडक्ट। 9 एक बार में, 7 की प्रक्रिया ही नहीं, 18 और, तभी 18 की प्रक्रिया चल रही है। फिर वहां की राज्य सरकार ने सीधे काम करना शुरू किया। तो इस 18 के अलावा 17 एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के उत्पाद को, हार्टिकल्चर की विशेष करके, एक ही बार में हमने सबमिट कर दिया, जिसमें 4 फूड प्रोडक्ट भी शामिल है। जी, तो अब राज्य सरकारें आगे आ रही हैं। मध्य प्रदेश 9 जीआई था, एक ही बार हमने प्रयास किया, 7 हमारे प्रयास से बढ़े। जी, राज्य सरकार ने फिर आगे कदम बढ़ाया। अभी पिछले महीने मध्य प्रदेश में जीआई की हियरिंग हुई, 24 प्रोडक्ट की जीआई की हियरिंग करा के आए, भोपाल और उज्जैन मिला करके। अब एक ही बार में मध्य प्रदेश में इतने जीआई आ जाएंगे साथ में। जी, झारखंड में जहां मात्र 1 की संख्या थी, जी,
एक ही बार में 7 उत्पाद। तो जो काशी का ये मॉडल है, जी जी, अभी बिहार से हमने 9 जीआई को एक ही बार में वो फाइल किया था, हियरिंग उसकी हो गई, 9 एक ही बार आ जाएंगे और करीब एक 15-20 की और तैयारी हम कर रहे हैं। यही काशी का मॉडल है कि जो चीज काशी में है 32 है, जी जी, तो यहां तो संख्या बढ़ती रहेगी। हम उन राज्यों को भी ले रहे हैं कि उन राज्यों में भी बहुत बड़ी संख्या पहुंचे। नहीं तो अभी तक ये जो नंबर है, ये नंबर कुछ सीमित राज्यों तक थे। उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जी, हमने 5 एक बार, फिर अभी 5 की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में कुछ इस तरह के और जाएंगे। तो ये जो पूरी भारत की जो विरासत है, आसाम में कुछ उत्पाद जरूर थे, लेकिन एक ही बार में 8 और लगभग 15 वहां प्रक्रिया में शामिल है। तो ये सारे राज्यों के साथ में, वो राज्य छोटे हैं तभी महत्वपूर्ण है, बड़े राज्य हैं तो वहां तो और भी महत्व है। उत्पादों को निकालना, खोजना, निश्चित तौर पे काम बहुत कठिन है, जटिल है, लेकिन अब धीरे धीरे इतनी बड़े पैमाने पे चेतना आ रही है, जागृति हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें, जैसे नाबार्ड है जी, भारत में बहुत बड़ा योगदान है नाबार्ड का जीआई कराने में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, डीसी हैंडलूम, डीसी हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, डीसी एमएसएमई का ऑफिस है। अभी कुछ बैंक्स हैं, सिड भी आगे आ रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए। जी, तमाम कारपोरेट आगे आ रहे हैं, कारपोरेट सरकार के साथ मिलकर के प्लान कर रहे हैं। राज्यों में भी जो एमएसएमई के डिपार्टमेंट है वो इसके लिए सामने आ रहे हैं निकल करके जो है। और अच्छी बात यह है कि तमाम जगह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो खुद से पहल कर रहे हैं, चाहे वो दादरा नगर हवेली हो या पीलीभीत की बांसुरी रही हो या संभल का बोर क्राफ्ट रहा हो या दक्षिण भारत के 2-3 उत्पाद रहे हो या चित्रकूट मोड कार्विंग रही है या कटनी का मार्बल है, यहाँ पे सारे यंग आईएएस ऑफिसर्स ने जी, या पन्ना का डायमंड है वो भी जीआई की हियरिंग हो चुकी है। जी, ये वो उत्पाद हैं जहां पे सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने या रतलाम में रियामन का लहसुन को जीआई हुआ या भी सिरसा से किन्नू को जीआई फाइलों की उसकी हियरिंग हो गई, जौनपुर से इमरती को। इन तमाम जगहों पे सीधे जो यंग आईएएस हैं जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनके इनिशिएटिव का ये परिणाम है कि जीआई के मूवमेंट में तेजी आ गई। तमाम राजनेता जी, अब रुचि ले रहे हैं, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो वहां के उत्पाद है। हमें कहने में गर्व है कि कोविड के अत्यंत कठिन कालखंड में हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ऑनलाइन संबोधित करने का गौरव प्राप्त हुआ। आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा सदस्य थे जी, जब करस्पॉन्डेंस शुरू हुए, सारी चीजें हुई, तो हमारे पास भी पत्र आया और युवा के सभी लोग तो बैठे हैं घरों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सबको जागृत रखना है, राजनेताओं को भी जागृत रखना है। तो आप जीआई के ऊपर में, और उस समय तो कोई बाहर निकलता नहीं था, सभी लोग घर में रहते थे, घर में ही इसी तरह से स्टैंड पे सारी चीजें लगी और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को, कुछ ऑनलाइन था जी, जी, मोर देन 50 मिनट, 50 मिनट से अधिक हमारा संबोधन रहा, जिसमें जीआई की यात्राएं, जीआई के फायदे और उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व, लोगों की रोजी रोटी, रोजगार, जी, विरासत, इस सब से जुड़े हुए चीजें थी उसमें। और उसी के बाद से फिर मैं तमाम जगहों के राजनेताओं के फोन आने शुरू हुए, क्योंकि सबके अपने ऐप होते हैं, सारे लिंक रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। कई लोगों ने कहा कि हम तो बाद में बहुत विस्तार से सुने आपको, मतलब अच्छा लगा। दक्षिण भारत के भी राज्यों से, महाराष्ट्र की तरफ से भी, जी, पूर्वोत्तर के राज्यों से भी तमाम सांसदों के फोन, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, कि हमारे क्षेत्र में उत्पाद है, हमारे क्षेत्र में उत्पाद है, इसको जीआई कराइए। हमने कहा एकदम कराएंगे, और हमने कराया।
हमने कराया उसमें, जीआई हमने कराया, और आज उन राज्यों में संख्या बढ़ रही है। तो सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो एक चीज कही कि विकास भी विरासत भी, और उन्होंने इसको लिंक किया आत्मनिर्भर भारत से, उन्होंने इसको जोड़ा लोकल टू ग्लोबल से, उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। बाहर के लोगों को भी उन्होंने कहा रणनीति के रूप में कि बनेगा, यहां पे बिकेगा पूरी दुनिया में। जीआई इसी बात की गारंटी देता है कि उस भूभाग में ही वो उत्पाद तैयार होगा, उसी जगह बनेगा, बाहर नहीं बन सकता है और बिकेगा पूरी दुनिया में। जीआई इसी की कानूनी गारंटी देता है। इसी कानूनी गारंटी का नाम जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक उद्दर्शन है। और हमें लग रहा है कि शायद यही भारत को विरासत है जो हजारों साल पहले वाले भारत खंड को पुनः स्थापित कर रही है, पूरी दुनिया में फिर से गौरव बढ़ाने का काम कर रही है। और हमें लग रहा है कि जो जीआई की यात्रा शुरू हुई है, कुछ ही वर्षों में लगभग 650 की संख्या इस समय है भारत में जीआई की, जो भारतीय जीआई है। और हमें लग रहा है कि कुछ वर्षों में, या तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2030, आज जब वो कहते हैं कि विकसित भारत 2047 जब वो बात करते हैं जी, विकसित भारत की बात करते हैं, हमें लग रहा है कि भारत लगभग 10,000 जीआई के आंकड़े को टच करेगा या उसको क्रॉस करेगा, और जिसमें हमारे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता की भी छोटी सी भूमिका उसी तरह से रहेगी जो गृहणी का प्रयास रहा भगवान राम के सेतु के समय में, तो शायद वही रहेगा। और हमें लग रहा है कि शायद ईश्वर ने इसी काम के लिए हमको इस पृथ्वी पर भेजा है जी। वह सबको किसी न किसी कार्य के निमित्त भेजते हैं, और सिर्फ भेजा ही नहीं, काशी जैसी प्राचीनतम नगरी में रहने का गौरव प्रदान किया, महामना के परिसर में पठन पाठन का अवसर, शोध का अवसर प्रदान किया, और यहाँ के काशी के मूर्धन्य विद्वानों से मिलने का अवसर दिया, काशी विद्वत परिषद के लोगों के साथ संवाद करने का अवसर दिया। और जैसे काशी से सांसद होकर के प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में भारत की यश कीर्ति को, यश गाथा को फैला रहे हैं जी, शायद हमारे जैसे लोग भी काशी में रह करके और भारत के इस धरोहर को, इस संस्कृति को, इस विरासत को शायद पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं जी। और हमें लग रहा है कि शायद पूर्वजों का यह पुण्य फल है, उनका आशीर्वाद है, जिससे हम इस दिशा में बढ़ पा रहे हैं। और वर्तमान सरकार का और सभी सरकारों का पूरा सहयोग है, जिससे तेजी से समुदाय की संपत्ति, समाज की संपत्ति अब कानूनी रूप से अमली जामा धारण कर रही है और कानूनी सुरक्षा प्रदान कर रही है। हमें लग रहा है कि शायद जीआई की यात्रा का जो सबसे बड़ा प्रतिफल है वह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत को पुनः ऊंचाई पे पहुंचाने का काम करेगा। महोदय, जिस तरीके से आपने भारत देश की बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और आगे आप बढ़ा भी रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और महोदय, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है क्योंकि जिस तरीके से आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे एक बार कहने मात्र से ही आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आपको भी आपके इस भगीरथ प्रयास के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और राष्ट्र की सेवा में इसी तरह निरंतर लगे रहें। बहुत शुभकामनाएं।